गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। सबसे पहले तो कल जो हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, आपके कोई भी डाउट हो आप लास्ट में पूछा करो। लास्ट के 5 मिनट हम डिस्कशन कर लेंगे। बीच में मैसेज के चक्कर में क्या आप टॉपिक स्किप कर देते हो, तो प्लीज़ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मैसेज के चक्कर में मत पड़िए। मैं टाइम दे दूंगा आपको, आप अपने डाउट उस समय पूछ लीजिएगा। फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ टॉपिक, उस पर आप ध्यान दीजिए। और जब भी मैं आपसे जवाब मांगू तो आप मैसेज करिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने जो पढ़ाया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कल मैंने आपको 3 पॉइंट डिस्कस किए थे हमने कल। पहला पॉइंट, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर 1 का है ये। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक मैनेजरियल एक्टिविटी है जिसमें बिजनेस में जो रिक्वायर्ड कैपिटल है उसको एस्टिमेट किया जाता है, अरेंज किया जाता है, अप्लाई किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। और इस तरह से किया जाता है ताकि हम अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। अप्रोचेज क्या होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की? 2 अप्रोचेज होती है, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच और एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। ये वाला पॉइंट शायद मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। सेकंड पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था मेन एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मेन एस्पेक्ट 2 होते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में हम फंड्स को अरेंज करते हैं और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स में हम फंड्स को अप्लाई करते हैं। कहाँ कहाँ से पैसा आता है, कहाँ कहाँ पे हम लगाते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई थी। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था डिसीजंस टेकन अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 3 प्रकार के डिसीजंस लिए जाते हैं, एक तो फाइनेंसिंग डिसीजन, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एक डिविडेंड डिसीजन। ये 3 प्रकार के डिसीजंस हम लेते हैं। और मैंने आपको बताया था डिसीजंस हम फ्यूचर के लिए लेते हैं, एस्टिमेटेड डेटा का यूज करते हैं। और ये एस्टिमेटेड डेटा कहाँ से डिराइव किए जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, मार्केट सर्वे एंड अदर इंफॉर्मेशंस। तो इस तरह से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। और मैंने आपको बताया था हमारा पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग में ही है। हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कोई अकाउंटिंग नहीं करनी है, हमें डेटा को एनालिटिकली स्टडी करना है और डिसीजन लेना है, ठीक है। तो यहां तक कल हमने डिस्कस कर लिया था। आज 4th पॉइंट मैं आपको बताता हूं, तो सब कॉपी निकाल लीजिए। आई होप कि आप सब लोगों ने कॉपी बना ली होगी। तो 4th पॉइंट लिखेंगे सब लोग, दैट इज रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट यू मीन बाय रिटर्न। रिटर्न से क्या मतलब है? देखिए, रिटर्न वट एवर you get something in consideration of investment। अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, किसी बिजनेस में, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उस इन्वेस्टमेंट के बदले में, उसके कंसिडरेशन के रूप में अगर आपको कुछ भी मिलता है, वट एवर यू गेट, दैट इज कॉल्ड रिटर्न। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें तो रिटर्न को हम यील्ड या प्रॉफिट बोल सकते हैं। तो रिटर्न मतलब यील्ड और प्रॉफिट जो आपको मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। नाउ व्हाट यू मीन बाय रिस्क। रिस्क से आप लोगों का क्या मतलब है? तो अब ये क्वेश्चन आप लोगों से बताइए, व्हाट यू मीन बाय रिस्क। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। डिफाइन करिए रिस्क को और इन शॉर्ट डिफाइन कीजिए, क्या बोल सकते हो? पहला जवाब आया रितिका, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, टू बियर अनसर्टेनिटी, फ्यूचर अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, प्रोबेबल चांसेस ऑफ लेस रिटर्न, ऑब्स्टिकल, रिस्क इज अनएक्सपेक्टेड लॉस। अक्षत ने जवाब दिया लेस रिटर्न देन एक्सेप्टेड या एक्सपेक्टेड, डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ आउटकम, अनवांटेड कंडीशन। तो ये सारे जवाब आ रहे हैं आपके। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे।
शब्द मुझे पता चल रहे हैं आज। फ्यूचर अनसर्टिनिटी दैट मे कॉज लॉस, नमन ने बोला। विच रिड्यूस रिटर्न, अभिषेक। एक्सटर्नल थ्रेट्स, मयंक, ये अलग ही पॉइंट आ गया। एक्सटर्नल थ्रेट्स दैट इज रिस्क। वैष्णवी, अनसर्टेनिटी एंड अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। चलिए आप लोगों के जवाब आ गए हैं ऑलमोस्ट। अब मैं मेरा आपको बता देता हूं। आप लोगों ने जो बोला है कुछ कुछ हद तक आपने एकदम सही बोला है, लेकिन वो कुछ कुछ हद तक सही है, पूरा सही नहीं है। पूरा सही मैं आपको बताता हूं। जनरली जो जवाब आया उसमें अनसर्टेनिटी और चांसेस ऑफ लॉस या अनएक्सपेक्टेड लॉस के बारे में बताया गया कि रिस्क मतलब चांसेस ऑफ लॉस या अनएक्सपेक्टेड लॉस या अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी ठीक है, चांसेस ऑफ लॉस ये सही नहीं है, पूरा सही नहीं है। एक्चुअली क्या है, जहां भी रिस्क शब्द आ जाता है ना तो हम उसको लॉस से कंपेयर करते हैं। रिस्क मतलब लॉस, जबकि ऐसा नहीं है। रिस्क, अरे आपने तो तकिया कलाम सुना होगा, हाई रिस्क हाई गेन, सुना है ना सबने। तो हाई रिस्क हाई गेन, जवाब आप दे रहे हो चांसेस ऑफ लॉस, तो ये कैसे होगा। तो हाई रिस्क हाई गेन भी हो सकता है, तो हाई लॉस भी हो सकता है। एक्चुअली तकिया कलाम पूरा ये है। तो व्हाट इज रिस्क, पहले रिस्क बताता हूं, उसके बाद में मैं आपको चीजें समझाता हूं। व्हाट यू मीन बाय रिस्क। रिस्क का मतलब होता है चांसेस ऑफ डिविएशन। रिस्क मतलब चांसेस ऑफ डिविएशन ऑफ एक्चुअल आउटकम फ्रॉम expected outcome. Chances of deviation of actual outcome from expected outcome. Chances of deviation, deviation का मतलब होता है डिफरेंस। चांसेस ऑफ डिफरेंस, किस चीज का डिफरेंस, एक्चुअल आउटकम का डिफरेंस और एक्सपेक्टेड आउटकम का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस जो है, उसका जो डिफरेंस का चांस जो है, उस चांस को हम क्या बोल देते हैं, रिस्क। और ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एक्सपेक्टेड आउटकम मतलब हम क्या सोचते हैं, और एक्चुअल आउटकम मतलब हो क्या जाता है। इन शॉर्ट, सोचा था क्या, हो गया क्या। इन दोनों का डिफरेंस का जो चांस है, दैट इज कॉल्ड रिस्क। सोचा था क्या, हो गया क्या। अब यहां पर सोचा था क्या, हो गया क्या में हम केवल लॉस शब्द डाल देते हैं, जो कि गलत है। सोचा था क्या, हो गया क्या, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब फेवरेबल भी हो सकता है और एडवर्स भी हो सकता है। सोचा था कि 10 लाख का प्रॉफिट होगा, हो गया 15 लाख का। अरे 10 लाख सोचा था, 15 लाख कैसे हो गया। अरे तो अच्छी बात है ना, 15 लाख हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ये भी रिस्क है कि सोचा था 10 लाख प्रॉफिट, हो गया 15 लाख का प्रॉफिट, तो ये तो अच्छी बात है। ये भी रिस्क है, डिफरेंस है तो रिस्क है, लेकिन इस रिस्क को हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल रिस्क। और सोचा था 10 लाख का प्रॉफिट लेकिन हुआ केवल 6 लाख का ही, ये भी रिस्क है, लेकिन ये कौन सी रिस्क है, नेगेटिव रिस्क। तो रिस्क पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, फेवरेबल और एडवर्स हो सकती है। और इसी कारण हम बोलते हैं ना, हाई रिस्क हाई गेन, तो वो एकदम सही बोलते हैं, लेकिन वो अधूरा बोलते हैं। और मे बी हाई लॉस, ये पूरा शब्द है, ये पूरा तकिया कलाम है। अपन बोलते हैं ना हाई रिस्क हाई गेन, नहीं, हाई रिस्क हाई गेन भी हो सकता है और हाई लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तभी तो रिस्क है। अगर हमें पता होता कि हाई गेन होगा तो रिस्क होता ही नहीं। फिर अगर हमें पता है हाई लॉस होगा तो रिस्क होगा ही नहीं। रिस्क कब है, जब हमें पता ही नहीं है कि गेन होगा कि लॉस होगा, तो रिस्क है। कुछ भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिस्क बोल देते हैं। और ध्यान दीजिएगा, बिफोर मेकिंग investment in any business or project, we shall consider its risk and return.
तो बच्चों आप लोगों के लिए ये एक सलाह है एज ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्ट कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें किसी बिजनेस या किसी प्रोजेक्ट में, तो रुकिए, इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचिए समझिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए। सोचिए समझिए में क्या सोचना समझना है कि उसमें रिस्क कितना है, उसमें रिटर्न कितना है, उसके हिसाब से ही हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट वी हैव टू मेक एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। क्लियर है बच्चों? समझ में आई बात सबको? अब मैं एक एग्जांपल से आपको रिस्क और रिटर्न का कंसेप्ट और समझाता हूं, तो आपकी और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं लेता हूं। इफ यू हैव रुपीज 1 लाख फॉर इन्वेस्टमेंट, मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपया है इन्वेस्टमेंट के, आपके पास 1 लाख रुपया। अब ये मत बोल देना कि सर नहीं है हमारे पास, तो अज्यूम करने के लिए बोला, अज्यूम कर लो, अज्यूम कर लो कि आपके पास 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना है। अब 1 करोड़ भी अज्यूम कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन अभी हम यहाँ 1 लाख लेके अजम्पशन लेके एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास 1 लाख रुपया है, इन्वेस्टमेंट करना है हमें, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन है भैया। ऑप्शन 2 है हमारे पास, 2 जगह हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो कर सकते हैं एक्स लिमिटेड में या कर सकते हैं वाई लिमिटेड में। 2 जगह हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो एक्स में या वाई में। और केवल एक इंफॉर्मेशन है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं, आपको एड ऑन नहीं करना है। मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, आपको एड ऑन नहीं करना है, अदर इंफॉर्मेशन ऐड कर दो अपनी मर्जी से। मैं बोल रहा हूं केवल एक ही इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, और दैट इज अबाउट रिटर्न। दूसरी इंफॉर्मेशन ही नहीं है। और रिटर्न आपको गिवन है कि अगर आप एक्स में इन्वेस्टमेंट करोगे 10% रिटर्न मिलेगा, वाई में करोगे तो भी 10% मिलेगा। ना द क्वेश्चन इज, बोल रहा हूं मैं, एड ऑन नहीं करोगे कुछ भी, मैं जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसी पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्वेश्चन ये है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करोगे? जवाब दीजिए, जवाब आना चाहिए सबका। फिर जवाब, रिस्क जोड़ दिया। रिस्क किसने जोड़ा, क्यों जोड़ा? मैंने बोला ही नहीं रिस्क के लिए। नन, अरे अभिषेक कहीं कहीं तो करना है यार, ऐसे क्या? वो अभिषेक बोल रहा है मैं तो मजे करूंगा, काहे का इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, अधिकतर बच्चों का सही जवाब आया। अधिकतर क्या, ऑलमोस्ट सबका सही जवाब था। सबने जवाब दिया कहीं भी कर सकते हैं, और कईयों ने बोला दोनों में कर सकते हैं, 50-50 कर सकते हैं। तो क्वेश्चन, इसका जवाब ये है, इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन एनी कंपनी एज रिटर्न ऑफ बोथ आर सेम। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और कारण क्या है, रिटर्न दोनों का सेम है और कोई इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, चाहे एक्स में कर सकते हो, चाहे वाई में कर सकते हो, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। प्रोपोर्शनेट भी कर सकते हो, 50 एक्स में कर दो, 50 वाई में कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। पूरा एक्स में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा वाई में कर दो, क्योंकि रिटर्न दोनों का सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जवाब आ गया। अब मैं थोड़ा सा इस सिचुएशन को चेंज करता हूं। आपके पास ऑप्शन है कि आप एक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, वाई में इन्वेस्ट कर सकते हो, और आपको 2 इंफॉर्मेशन है। अब तीसरी इंफॉर्मेशन मत जोड़ देना, 2 ही इंफॉर्मेशन है, रिस्क और रिटर्न। आपको गिवन है कि एक्स में इन्वेस्टमेंट करने पे 10% मिलेगा, वाई में भी 10% मिलेगा। रिस्क एक्स में ज्यादा है, वाई में कम है। नाउ अब आपका जवाब आना चाहिए कि आप कहां इन्वेस्टमेंट करोगे। आशीष अग्रवाल बोल रहा है एक्स लिमिटेड बिकॉज चांसेस ऑफ प्रॉफिट इज हाई। मैंने कहा बोला, मैंने तो रिटर्न की इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसके बावजूद आप ये क्यों इफ एंड बट क्यों जोड़ रहे हो? नमन, मैंने इंफॉर्मेशन दे रखी है, रिस्क है तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है। मैंने बोल रखा है प्रॉफिट 10% ही होगा, ज्यादा कैसे हो जाएगा? मैंने जब इंफॉर्मेशन आपको दे दी। मोहित बोल रहा है बोट वाई इज प्रिफरेबल, एक ही पूछा है मैंने, कौन सी में करोगे? आप बोल रहे हो दोनों में कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब चलिए मैं आपको जवाब देता हूं इसका। इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड in Y Limited as its return is same
एंड इट्स रिटर्न इज सेम विद लो रिस्क। जब दोनों का रिटर्न सेम है, एक्स का भी उतना ही रिटर्न है और वाई का भी, जब दोनों का रिटर्न सेम है तो हम रिस्क क्यों उठाएं जबरदस्ती का? आप कुछ सोचिए, जब रिटर्न मैंने बोल दिया कि सेम है, मैंने रिटर्न की इंफॉर्मेशन दी है ना आपको, जब दोनों का रिटर्न सेम है, मैं बोल रहा हूं कि 10% मिलेगा एक्स में, 10% मिलेगा वाई में, तो अब सोचना क्या है? जब दोनों का रिटर्न सेम है तो हम रिस्क क्यों उठाएं? हम वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पर रिस्क कम होगा। तो वाई की रिटर्न सेम है लेकिन उसमें रिस्क कम है, इसलिए हम वाई में जाना पसंद करेंगे, रिस्क कम है इसलिए। ठीक है, एक्स में जाने का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि रिटर्न ज्यादा नहीं है और फिर रिस्क भी बहुत ज्यादा है, पैसा डूबने का खतरा भी। चलिए तीसरी सिचुएशन पे आते हैं। हमारे पास दो कंपनी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। हमारे को रिटर्न गिवन है, एक्स का है 16%, वाई का है 10%, और रिस्क एक्स में है ज्यादा और वाई में है कम। अब बताइए, अब कहां इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे? अब कहां इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे? अब देखिए आपका सबका चेंज हो गया, एक्स एक्स, एक का बहुत आया है, एक्स एक्स, अभिषेक एक्स, खुशी एक्स, हर्षित, अनुष्का एक्स, मोहित प्रोपोर्शनेट, वाह, वंशिका एक्स, रोहन एक्स, प्रांजल एक्स, सब एक्स पे चले गए हैं। अरे बड़ी जल्दी रंग बदल लेते हो आप तो भैया, अब तुरंत एक्स में आ गया। नमन, नमन वाई पे, अरे वाह यार नमन, वाह, नमन ने वाई बोला है। एक अकेला आंसर डिफरेंट है। मोनिका का भी डिफरेंट है, मोनिका 50% एक्स में, 50% वाई में, अरे वाह क्या बात है। चलिए हो गया सबका। तो अधिकांश लोगों ने बोला एक्स में। चलिए उससे पहले मैं आपको यहां पर कैटेगराइज करना चाहूंगा। इन्वेस्टर की 3 कैटेगरी होती है। अब आप अपने आप को देख लेना आप किस कैटेगरी में आते हो, एंड डोंट माइंड इट क्योंकि आप लोगों ने बिना सोचे समझे जवाब दिए, बहुत कम लोगों ने लॉजिक लगाया है ना। चलिए कोई बात नहीं, अब डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बताता हूं इन्वेस्टर की 3 कैटेगरी होती है। नंबर 1, एक ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो डरपोक होते हैं, डर लगता है जिनको बहुत। किस चीज का डर? पैसे खोने का डर, डरते हैं वो। और एक होते हैं निडर, बहादुर, जिन्हें पैसे खोने का डर नहीं। एक होते हैं चतुर, 3 इडियट वाला नहीं, चतुर, नॉर्मल चतुर जो होता है, लॉजिकल पर्सन, इंटेलिजेंट, उसकी बात हो रही। ठीक है, तो 3 कैटेगरी हमने बनाई। अभी क्या होगा देखिए, जो डरपोक इन्वेस्टर है वो अभी भी कहां जाएगा? वाई लिमिटेड में जाएगा। कहां जाएगा? वाई लिमिटेड में। अब आप सब लोग हंस रहे होंगे कि डरपोक वाई में जाएंगे, डरपोक डरपोक डरपोक, लेकिन कोई डरपोक इंसान होने का मतलब ये थोड़ा है वो बेवकूफ है। डरपोक इंसान होने का मतलब ये थोड़ा है कि उसने समझदारी से काम लिया, उसने बहुत ज्यादा समझदारी से काम लिया। आप समझिए बात को, डरपोक का मतलब ऐसे ये कोई वो हंसी वाला पात्र नहीं है। डरपोक, डरपोक का मतलब यहां क्या है? डरपोक इन्वेस्टर का मतलब यहां पे ये है, ऐसा इन्वेस्टर जिसके पास अपनी खून पसीने की कमाई से कमाया हुआ पैसा है। खून पसीने का पैसा है, उसने खून पसीना एक करके पैसा कमाया है, तो वो डरता है। उसके लिए एक एक रुपए की वैल्यू है, वो नहीं चाहता कि उसका पैसा खराब हो, उसका पैसा डूबे, इसलिए वो डरता है। क्यों डरता है? मैंने बताया ना कारण, उसने बड़ी मेहनत से वो पैसा कमाया है, इसलिए वो डरता है। इसलिए वो चाहता है कि मेरा पैसा सेफ रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे रिटर्न कम मिल जाए, लेकिन मेरी खून पसीने की कमाई जो मैंने की है वो सेफ रहे। इसलिए वो कहां जाना पसंद करेगा? वाई लिमिटेड में जाना पसंद करेगा। ठीक है, लेकिन जो निडर है
बहादुर है, और वो बहादुर क्यों है? क्योंकि उसमें रिस्क बियरिंग कैपेसिटी क्यों है? क्योंकि उसके पास हो सकता है बहुत अथाह पैसा हो, या ऐसा पैसा हो जिसके खोने का उसे डर ना हो। दो ही कारण हो सकते हैं, या तो बहुत अथाह पैसा हो, या ऐसा पैसा जिसका उसे खोने का डर ना हो, तो वो अपने आप निडर बन जाता है और रिस्क उठाने की क्षमता उसमें होती है। वो लोग कहां इन्वेस्टमेंट करेंगे? एक्स लिमिटेड में। और आप अधिकांश लोग इस कैटेगरी में थे। लेकिन क्या यह समझदारी है? ऐसा नहीं। हालांकि हाई रिस्क हाई गेन ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, लेकिन हाई रिस्क हाई गेन के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, मे बी हाई लॉस। तो क्या यह समझदारी है? आप कुछ सोचिए कि हम रिस्क खेलें और रिस्क खेल के दांव पे पैसा लगा दें, या तो डूबेगा या बहुत सारा कमाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी कैटेगरी आती है चतुर लोगों की। वो क्या करेंगे? वो अपने पैसे को मैनेज करेंगे। वो चाहते हैं कि रिस्क उठा के ज्यादा प्रॉफिट भी कमाया जाए, लेकिन पैसा डूबे भी ना। तो वो क्या करेंगे? एक्स और वाई दोनों में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे। बहुत लोगों ने इस कैटेगरी में जवाब दिया है। बहुत लोगों ने मैनेज करेंगे। वो फॉर एग्जाम्पल वो चाहेंगे कि मैं 50% पैसा तो एक्स में लगा दूं, 50% पैसा वाई में लगा दूं। वो चाहते हैं कि रिस्क भी कम से कम हो और मैं रिटर्न का भी फायदा उठा सकूं। रिस्क भी कम हो और मुझे रिटर्न भी ज्यादा मिल जाए। तो वो अपने पैसे को मैनेज करेंगे, इस तरह से मैनेज करेंगे कि उन्हें लॉस भी ना हो और अच्छा प्रॉफिट वो कमा, यानी उनका पैसा भी ना डूबे और अच्छा प्रॉफिट वो कमा सके। यही काम हमें करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। देखिए, हमारी जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाया, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, लोन। बहुत सारे लोग जिन्होंने पैसा दिया है हमें बिजनेस करने के लिए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके पैसे को सेव करें विद सेफ्टी, उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाएं, उनका पैसा डूबे भी ना और उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। तो हमें ऐसा ही काम करना है, यानी हमें इसी कैटेगरी में रहकर हमें काम करना है, इंटेलिजेंस से काम करना है, एनालिटिकल वे में काम करना है, रिस्क को मिनिमाइज करना है और अपनी रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है। और इस सिचुएशन को बेटा हम बोलते हैं, इस सिचुएशन को बोलते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। क्या बोलते हैं? रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। It is a situation where profit is maximized by minimizing risk. रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ हम एक ऐसी सिचुएशन को बोल सकते हैं जहां हमें प्रॉफिट भी ज्यादा कमाना है, लेकिन रिस्क को एकदम कम करते हुए। रिस्क को मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट को, ऐसा नहीं रिस्क को जीरो नहीं कर सकते। जीरो करेंगे तो फिर प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो रिस्क ऐसे नहीं करना है कि जीरो करना है, लेकिन मिनिमाइज करना है, कम से कम करना है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। और इस तरह से हमें अपने पैसे को सेफ रखते हुए प्रॉफिट कमाना है। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोल देते हैं? रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। यही काम हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करना है। अब आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई है अच्छे से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। आप सब लोग कॉपी कर रहे हैं इस चीज को, है ना? कॉपी करते रहिएगा साथ साथ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अप्रोचेस टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अप्रोचेस का मतलब यहां ऑब्जेक्टिव से है। ऑब्जेक्टिव टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी अप्रोचेस टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते समय हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए हमारा, वो बताया गया है अप्रोचेस टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि क्या ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट के साथ हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहिए। तो दो मेन ऑब्जेक्ट हैं।
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच, और दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। ये दो अप्रोचेज हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच और एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। ठीक है, क्या है पहले इसके बारे में आपको समझा देता हूं, फिर हम डिस्कशन करते हैं। शॉर्ट में इसको पीएमए बोल देंगे, इसको डब्ल्यूएमए बोल देंगे। बच्चों तो ये दो अप्रोचेज हैं, पीएमए और डब्ल्यूएमए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। पीएमए अप्रोच में फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस ऑब्जेक्ट के साथ किया जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ज्यादा कमाओ, ज्यादा बांटो, ये ऑब्जेक्ट होता है पीएमए का। ज्यादा कमाओ, ज्यादा बांटो इन्वेस्टर को। डब्ल्यूएमए में एफएम इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस ऑब्जेक्ट के साथ किया जाता है कि हम फर्म की जो असेट है, वेल्थ है, उसको बढ़ा सकें। इससे क्या होगा, फर्म की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, और फर्म की मार्केट वैल्यू बढ़ने के साथ साथ जो शेयर है उसका मार्केट प्राइस भी बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ेगा, शेयर या इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस बढ़ेगा। यही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ये दो अप्रोचेज हैं, पीएमए और डब्ल्यूएमए। ना तो क्वेश्चन फॉर यू, अब दोनों अप्रोच समझ में आएगी। देखिए फर्क है, पहली अप्रोच में ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, और ज्यादा प्रॉफिट कमा के अपने इन्वेस्टर को खुश रखना है। ज्यादा कमाओ, ज्यादा बांटो। दूसरी अप्रोच में क्या है, प्रॉफिट ज्यादा कमाओ लेकिन बांटो मत, उससे असेट क्रिएट करो, उसको डिस्ट्रीब्यूट मत करो, उससे क्या करो, असेट क्रिएट करो। असेट क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर को फायदा होगा। कैसे फायदा होगा, शेयर का, इन्वेस्टमेंट का प्राइस बढ़ जाएगा, मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा, तो उसको फायदा हो जाएगा, वैसे ही फायदा हो जाएगा। तो ये दोनों अप्रोचेज में फर्क है। ठीक है, समझ में आ गया। अब नाउ द क्वेश्चन फॉर यू, बताइए कौन सी अप्रोच बेटर है, डब्ल्यूएमए की पीएमए? ओहो, अधिकतर का सही आंसर है डब्ल्यूएमए। बोथ कैसे हो सकती है, मैं पूछ रहा हूं कौन सी बेटर है, आप बोल रहे हो बोथ बेटर है। दोनों में से कोई एक बताओ ना जो आपको अच्छी लगती है। अधिकतर का आंसर डब्ल्यूएमए।
ओहो, गौतम ने बहुत अच्छा आंसर दिया, गौतम कुटेटा। लॉन्ग रन में WMA, शॉर्ट रन में एक PMA। वेरी गुड, वेरी गुड। WMA, सबका आंसर WMA आया है। वेरी गुड। चलिए, WMA क्यों बेटर है मैं आपको बता देता हूं। अब WMA क्यों बेटर है वो मैं आपको बताता हूं। आउट ऑफ अबव, WMA is much better than PMA due to following reasons. आउट ऑफ अबव WMA ज्यादा बेटर है PMA से। क्यों बेटर है? क्योंकि उसके कारण क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। WMA ज्यादा बेटर है, कारण क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। जो कारण है, वो कारण मैं आपको बता रहा हूं, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला कारण, PMA में प्रॉफिट को बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन प्रॉफिट वर्ड जो है इज कंफ्यूजिंग। वो कंफ्यूजिंग है अपने आप में। एज मीनिंग ऑफ प्रॉफिट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इन्वेस्टर्स। तो प्रॉफिट जो शब्द का हम यूज कर रहे हैं PMA में, हम क्या बोल रहे हैं? प्रॉफिट बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बढ़ाओ और शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। अब सवाल ये उठता है, प्रॉफिट शब्द जो है अपने आप में एक कंफ्यूजिंग शब्द है, क्योंकि हर पर्सन के लिए प्रॉफिट का अलग अलग मतलब है। प्रॉफिट आपने सुना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो हर इन्वेस्टर के लिए अलग प्रॉफिट है। डिवेंचर होल्डर बोलता है मेरे को तो EBIT से मतलब है, क्योंकि मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो EBIT से मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलता है मुझे डिविडेंड मिलता है, कौन से प्रॉफिट में से? अर्निंग आफ्टर टैक्स में से। इक्विटी शेयर होल्डर को बेचारे को सबसे लास्ट में डिविडेंड मिलता है, उसको कौन से प्रॉफिट से मतलब है? आफ्टर अर्निंग, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग एवरीथिंग, जो बच जाएगा लास्ट में। तो हर इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिट का अलग मतलब है। तो हम कौन से प्रॉफिट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं? जबकि WMA में वेल्थ इज कॉमन फॉर एवरी इन्वेस्टर। जबकि वेल्थ का जो शब्द है वो सभी इन्वेस्टर के लिए कॉमन है। तो पहला कारण। दूसरा कारण, PMA में बेनिफिट जो दिया जाता है, बेनिफिट टू इन्वेस्टर, वो किस रूप में दिया जाता है? बेनिफिट टू इन्वेस्टर किस रूप में दिया जाता है? डिविडेंड के रूप में। जबकि WMA में बेनिफिट किस रूप में दिया जाता है? कैपिटल गेन के रूप में। कैपिटल गेन के रूप में कैसे? बाय इंक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। अब देखिए, बहुत सारी कंपनियों के आप एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी कंपनियों के, जो किसी टाइम पे जिस कंपनी के शेयर 10 रुपए 15 रुपए में बिकते थे, आज आप देखिए उनकी कीमत हजारों में है। बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। आइशर मोटर्स, आप डीमार्ट आप देख लीजिए, आप रिलायंस कंपनी देख लीजिए, आप इन्फोसिस कंपनी देख लीजिए। बहुत सारी कंपनी ऐसी जिनकी प्राइस किसी जमाने में बहुत कम हुआ करती थी और आज बहुत अच्छी प्राइस है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है। MRF का एग्जांपल लीजिए, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिलेंगे। तो उनका ऑब्जेक्ट क्या होता है? शेयर की प्राइस को बढ़ा के शेयर होल्डर को फायदा पहुंचाना बाय वे ऑफ कैपिटल गेन। PMA कौन यूज करता है? यूज्ड बाय स्टेबल कंपनीज।
और WMA कौन यूज करता है? बाय ग्रोइंग कंपनीज। स्टेबल कंपनीज कौन होती हैं? ऐसी कंपनी जिनकी ग्रोथ रुक गई है, अब स्टेबल हो गई है, मतलब वो एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंच के अब उनका कुछ नहीं हो सकता। हर चीज का अपने एक लेवल होता है ना, हाईएस्ट लेवल, वो उस लेवल पे पहुंच गई, अब उनकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, तो अब उसको उसमें इन्वेस्टर को फायदा नहीं मिलता है ज्यादा। लेकिन जो ग्रोइंग कंपनी होती है, जो बढ़ती है, कंटिन्यूअस ग्रो कर रही है, उसमें शेयर होल्डर को ज्यादा फायदा होता है, इन्वेस्टर को ज्यादा फायदा होता है। तो पीएमए कौन यूज करता है? स्टेबल कंपनी जिसकी ग्रोथ रुक चुकी है। और डब्ल्यूएमए कौन यूज करता है? ग्रोइंग कंपनी जो फर्दर ग्रोथ करते जा रही है। और इसीलिए इसीलिए क्या है, देखिए, इसीलिए पीएमए अप्रोच में क्या होता है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एज नो फर्दर इन्वेस्टमेंट। पीएमए में क्या होता है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फर्दर इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, पैसे रोकने की जरूरत नहीं है। अरे पैसा क्यों रोकता है कोई कंपनी? फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर कंपनी का फर्दर इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं तो पैसा रोक के क्या करेगी? तो कंपनी क्या करती है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जबकि डब्ल्यूएमए अप्रोच यूज करने वाले प्रॉफिट को रिटेन करते हैं, प्रॉफिट रिटेन्ड फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और क्या कारण है? एक आप में से किसी स्टूडेंट ने बताया था, पीएमए शॉर्ट टर्म नेचर का होता है, शॉर्ट टर्म। ये ज्यादा लंबा नहीं सोचते हैं, ये सोचते हैं डेली कमाओ, डेली खाओ, ऐश करो, उस नीति पे चलते हैं। शॉर्ट टर्म नेचर का होता है इनका, हर साल कमाओ, डिस्ट्रीब्यूट करो, फ्यूचर की नहीं सोचनी है। जबकि डब्ल्यूएमए अप्रोच लॉन्ग टर्म की सोचता है, फ्यूचर की सोचता है। और जाहिर सी बात है, कौन कंपनी ग्रो करती है? जो लॉन्ग टर्म में सोचती है वो कंपनी ग्रो करती है। पीएमए में रिस्क को इग्नोर किया जाता है, रिस्क इग्नोर्ड। क्यों? एज रिस्की प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड टू अर्न हाई प्रॉफिट। जबकि रिस्क को डब्ल्यूएमए में कंसिडर किया जाता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। डब्ल्यूएमए क्या बोलता है? ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में पीएमए अप्रोच, ज्यादा प्रॉफिट तो कब होगा? ये तो आपने ही बताया था, हाई रिस्क हाई गेन। भाई ज्यादा प्रॉफिट कब होगा? जब ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट यूज किया जाएगा, और ज्यादा रिस्क के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। तो पीएमए में रिस्क को इग्नोर करते हैं, बोले कोई सा भी प्रोजेक्ट में हाथ डाल दो, प्रॉफिट कमाना है बस, रिस्क को देखते ही नहीं है। जबकि डब्ल्यूएमए में फूक फूक के कदम रखा जाता है, इसमें इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि वेल्थ पे आंच नहीं आनी चाहिए, असेट कम नहीं होनी चाहिए हमारी किसी भी हालत में, उस चीज पे ध्यान दिया जाता है, रिस्क को कंसिडर किया जाता है। एंड लास्ट वन इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी नॉट यूज्ड। डब्ल्यूएमए में यूज होता है, ये लास्ट पॉइंट है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बच्चों ये तो आपको सबको पता है कि हर साल इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन में क्या होता है? मूल्य वृद्धि। और मूल्य वृद्धि होने से क्या होती है? प्राइस हाइक होने से क्या होता है? रुपए की जो वैल्यू है वो डाउन हो जाती है। मान लेते हैं कोई चीज आज 100 रुपए में 1 किलो आती है, अगले साल उसकी कीमत बढ़ गई, तो अब वो 100 रुपए में 1 किलो नहीं आएगी, वो 100 रुपए में 900 ग्राम ही आएगी। तो क्या हुआ? उस 100 रुपए की वैल्यू कम हो गई ना। जो पहले हम 1 किलो खरीदते थे चीज, वो अब 900 ग्राम ही खरीद पा रहे हैं, तो वैल्यू कम हो गई ना 100 रुपए की। ये नुकसान है, 100 ग्राम का नुकसान हो गया ना। पहले 1 किलो आता था, अब 900 ग्राम ही आएगा, 100 ग्राम का नुकसान है। तो ये नुकसान हो रहा है ना, ये लॉस। इन्फ्लेशन के कारण हमारी मनी की वैल्यू कम हो जाती है, तो ये नुकसान होता है। इस नुकसान को कंसिडर नहीं किया जाता पीएमए में, क्योंकि ज्यादा बड़ा सोचते ही नहीं है। लेकिन डब्ल्यूएमए में इस चीज को भी ध्यान रखा जाता है, टाइम वैल्यू मनी को भी ध्यान रखा जाता है, इन्फ्लेशन के कारण जो नुकसान होता है इसको भी ध्यान रखा जाता है।
बहुत बड़ा कंसेप्ट है टाइम वैल्यू को, और अपने एक टॉपिक में कवर्ड है ये, तो अपन डिटेल में इसको डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखिए, पीएमए इसको यूज नहीं करता है, डब्ल्यूएमए यूज करता है, इसलिए टेक्निकली डब्ल्यूएमए इज मच बेटर देन पीएमए। तो ये बहुत सारे रीजन मैंने आपको बता दिए, इन सब से क्लैरिफाई हो जाता है कि डब्ल्यूएमए ज्यादा बेटर है देन पीएमए। क्लियर है पॉइंट? और इसी के साथ बच्चों आपका जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 1 में मैंने आपको मेन 5 पॉइंट बता दिए हैं, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ चीजें हैं लेकिन वो आप लोग मॉड्यूल रेफर कर लीजिएगा, है ना। बाकी मेन चीजें मैंने सारी बता दी, थ्योरी है आप पढ़ लीजिएगा एक बार। मेन चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अभी फिलहाल कोई भी डाउट हो जो आज अपन ने पढ़ा है कल और आज, वो आप पूछ सकते हो, अपने डाउट पूछ लीजिए, उसके बाद अपन क्लास ओवर करेंगे। डाउट पूछ लीजिए। हाँ डिफरेंस भी हो प्रांजल, ये डिफरेंस भी बता दिया मैंने दोनों का, और उससे ये भी कवर हो गया। बेटा पीएमए डब्ल्यूएमए का कोई एग्जाम्पल नहीं है, ऐसा सच कोई एग्जाम्पल नहीं है, कंसेप्ट है। कोई भी कंपनी पीएमए यूज कर सकती है और डब्ल्यूएमए यूज कर सकती है, ऐसा कोई एग्जाम्पल पर्टिकुलर नहीं है। बेटा क्वेश्चन, थ्योरी के क्वेश्चन क्या करवाने, थ्योरी के क्वेश्चन तो थ्योरेटिकली आते हैं, है ना। ये सब मैंने क्वेश्चन पे बेस कराए बहुत, ये जो 5 पॉइंट बताए ना मैंने आपको, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं आपको। जैसे पीएमए डब्ल्यूएमए के बारे में आ जाता है, व्हाट इज पीएमए, व्हाट इज डब्ल्यूएमए, व्हाट इज डिफरेंस, दोनों में से कौन सा बेटर है, इस तरह से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, अलग से क्या करवाना है इसमें। हाँ ये थ्योरी का ही चैप्टर है बेटा, थ्योरी का ही है, इंट्रोडक्शन है, थ्योरी का ही चैप्टर है। डब्ल्यूएमए अप्रोच में प्रॉफिट रिटेन करके फर्दर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो शेयर होल्डर को मतलब क्या है, शेयर होल्डर को फायदा मिलना चाहिए ना। डिविडेंड शॉर्ट टर्म फायदा होता है, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म फायदा होता है, ज्यादा बेनिफिट होता है उसमें। मैंने बताया बहुत सारे एग्जांपल आपको। एमआरएफ कंपनी का शेयर देखो आप, एमआरएफ कंपनी का शेयर देखना, एक शेयर की कीमत 70-80 हजार रुपए तक पहुंची हुई है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। हाँ एक ये जरूर हो सकता है कि कुछ कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड दे दे शेयर होल्डर्स को, वो हो सकता है गौतम, वो हो सकता है। डिविडेंड डिविडेंड से मार्केट प्राइस चेंज होता है नहीं होता, वो बाद में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, है ना। इसका एक कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, डिविडेंड डिसीजन। दीपक महिला, हाँ रिटेन अर्निंग रखा जाता है ज्यादा, रिटेन किया जाता है, रिजर्व रखा जाता है ज्यादा डब्ल्यूएमए में। एनीबडी एल्स? प्लीज अपने कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज इंटरनेशनल फंडिंग सेकंड चैप्टर में आएगा बेटा, सेकंड चैप्टर में। शो पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 आप देख लीजिए, जो आपको स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले लीजिए। मैं सारे पेज आपको दिखा रहा हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो ऊपर से। हाँ बस बस मेरे को, हाँ जी ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये देखो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ये सेकंड पेज हो गया, ये थर्ड पेज हो गया, ये फोर्थ पेज हो गया, ये फिफ्थ पेज हो गया, और ये 7 पेज हो गया। चलिए जी, तो बच्चों आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल।